Hello student, welcome to Scholars Classes. This is Anukriti Mishra and I am a research scholar at Banaras Hindu University in the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology. My specialization is numismatics and I have qualified my JRF in December 2021. Hello students, my name is Satyam Singh and I am a research scholar in Banaras Hindu University in the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology. I have qualified my JRF in 2021 in December and my specialization is prehistoric archaeology. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, स्कॉलर्स क्लासेस लाया है आपके लिए यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, जिसमें आपको बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर्स की टीम आपको बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करेगी। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो स्कॉलर्स क्लासेस लाया है आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के सेपरेटली कोर्सेज, जिसे आप मिनिमम फीस पे करके आप सेपरेटली बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इसके अलावा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ये परेशानी या ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉलर्स क्लासेस आपको बाइलिंगुअल क्लासेस प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको कंटेंट और क्लासेस दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो हमारे और इसके अलावा जो हमारे बैचेस हैं वो 2 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और हमारे स्कॉलर्स क्लासेस में अपनी इनरोलमेंट पक्की करें। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर 2 के सिलेबस किस तरीके से हमारी क्लास में बताए जाएंगे, या पेपर 2 का सिलेबस क्या है, एक स्टूडेंट्स को एक उसका ओवरव्यू प्रोवाइड किया जा रहा है इस क्लास में। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी हम आपको बताएंगे कि स्कॉलर्स क्लासेस आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे एक बार देखते हैं, एक नज़र डालते हैं, जिसके लिए मैं सत्यम सर को बुलाना चाहूँगी, जो आपको पेपर 2 के सिलेबस को विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू अनुकृति मैम, आपने हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छी जानकारी प्रदान की हमारे इस कोर्स के बारे में। अब मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा जो आर्कियोलॉजी का जो पेपर है, जो दूसरा पेपर है, उसके बारे में उसके सिलेबस के बारे में एक मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा आपको। जो हमारा आर्कियोलॉजी का पेपर होता है वो पूरे 100 प्रश्नों का होता है, जिसके 200 मार्क्स होते हैं, और इसमें भी जो यूजीसी है उसने एक यूनिट डिवाइड कर रखा है कि कुछ इसके पोर्शन आर्कियोलॉजी से आते हैं, कुछ इसके पैलियोग्राफी एपिग्राफी से आते हैं, कुछ न्यूमिस्मेटिक्स से आते हैं और कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आते हैं। और इन्होंने पूरी सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया है। तो मैं क्रमवार से छोटी छोटी जानकारी दूंगा हर एक यूनिट के बारे में कि हमारा कोर्स कैसे होगा और हम लोग कैसे अपने सिलेबस को लेकर आगे बढ़ेंगे इस आर्कियोलॉजी के पेपर को। तो जैसे इसका जो पहला यूनिट है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये शुरुआत होता है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी से, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या होता है, विभिन्न विद्वानों ने आर्कियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है तथा इसके कौन कौन से ब्रांचेज है, और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी का भारत में विकास कैसे होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैसे विकास होता है। साथ ही इस यूनिट में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आप लोगों ने हमेशा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के बारे में पढ़ा होगा। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन क्या होता है, वर्टिकल एक्सकेवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या होता है, साथ ही एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इन सभी टेक्निक्स को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल जो मटेरियल्स हमें प्रदान होते हैं, जैसे सिक्के हो गए, फिर इंस्क्रिप्शंस हो गए, कुछ मेटल्स ऑब्जेक्ट्स हो गए, टेराकोटा फिगरिंग्स हो गए, उनको हम कैसे प्रिजर्व करें, उनको कंजर्व कैसे करें, तथा साथ ही वो कितने प्राचीन है, वो कितने पुराने हैं, उनकी डेटिंग कितनी पुरानी है, इसके जानने की क्या क्या टेक्निक्स है, जैसे रेडियो कार्बन विधि हो गई, OSL मेथड हो गए, पोटेशियम आर्गन विधि हो गई, इसकी भी चर्चा करेंगे कि किसको इसने इंट्रोड्यूस किया, आर्कियोलॉजी में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तथा इसकी कह सकते हैं कि मेन फंक्शंस क्या है, वो हम लोग हड्डी के लिए, बोन्स के लिए हम कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं, टेराकोटा फिगरिंग्स के लिए कौन से टेक्निक यूज करते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तथा साथ ही हम लोग जब हमारा जो अगला यूनिट होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्री हिस्ट्री से शुरू होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसका टाइम पीरियड क्या है, इस पूरे टाइम पीरियड को कितने इपोचेस में बांटा गया है, तथा हर इपोचेस की क्या क्या स्पेशलिटीज है, को क्या क्या विशेषता है, उनमें किन प्राणियों का विकास हो रहा है। फिर धीरे धीरे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें मानव का क्या स्थान है, मानव
का जो प्राचीनतम पूर्वज है वो किस कह सकते हैं कि पोज में उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे मानव के विकास के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, होमो निएंडरथल हो गया, इसका कैसे विकास हुआ, क्या यह विकास लीनियर फॉर्म में था या ब्रांचेज में इसका विकास हुआ, इसका ओरिजिन कैसे अफ्रीका में होता है, फिर ये कैसे एक्सपेंड करते हुए कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आता है, फिर यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आता है। इसकी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या साइट्स हैं, कौन कौन से साइट्स हैं जो आइडियल साइट्स हैं जहां हमें अच्छी मात्रा में इस तरह के एविडेंस प्राप्त हुए हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक एज है वो हम लोग यूरोप का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि वहां पे हमें अच्छी मात्रा में एविडेंस मिले हैं और इसलिए हम पहले यूरोप के पैलियोलिथिक एज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या स्थिति है, वहां का कालीक्रम कैसा है, वहां कैसे टूल्स मिल रहे हैं, कैसे एविडेंस मिल रहे हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो सारा मैंने बताया प्री हिस्ट्री का पोर्शन वो यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग यूनिट 3 की ओर जाएंगे तो हम लोग फिर इंडिया में भी पैलियोलिथिक जो कल्चर है उसके स्टेज को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक कल्चर है वो इंडिया में उसके एविडेंस कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो साथ में ही हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक को जो 3 कह सकते हैं कि मेन उसको उसके डिवाइडेशन किए गए हैं, अपर लोअर मिडिल, इन तीनों की चर्चा करेंगे तथा उसमें क्या विशेषता है, क्यों हम लोग इसको डिवाइडेशन करते हैं इसका, और साथ ही साथ उसके क्या टूल टेक्निक्स हैं, उसको बनाने की विधि क्या है, किस तरह के टूल्स हमें मिल रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रेजुअली जो टूल्स पहले बड़े होते थे, जैसे जैसे ह्यूमन का कॉग्निशन बढ़ा, उनकी कह सकते हैं कि फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ी, वो धीरे धीरे लीनियर धीरे धीरे कह सकते हैं कि इरेक्ट हुआ। फिर उनको कह सकते हैं कि हथियारों का उस तरीके से साइज भी छोटा होता गया, वो ज्यादा कह सकते हैं कि शिकार करने में इफिशिएंट सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हम पूरा देखेंगे पैलियोलिथिक के बारे में कि पैलियोलिथिक कल्चर किस तरह से भारत में तथा साथ ही साथ विश्व के जो प्रमुख एविडेंस है वहां ग्रोथ हुआ, उसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग पैलियोलिथिक आर्ट की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि होमो सेपियंस का भी उद्भव हम देखेंगे कि अब पैलियोलिथिक में हो गया है। तो अब जब होमो सेपियंस जब आते हैं तो फिर कला का भी हमें प्रमाण मिलने लगता है, तो फिर हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि कैसी कला का विकास हुआ भारत में, उसके क्या कह सकते हैं कि एविडेंस मिल रहे हैं कला के, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा यूनिट 4 है, जो 4th यूनिट है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मेसोलिथिक कल्चर एंड न्यूलिथिक कल्चर के बारे में। अब पैलियोलिथिक कल्चर के बाद आता है मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक कल्चर में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो इसके प्रमाण हैं वो किस रूप में बिखरे पड़े हैं। पहले मेसोलिथिक कल्चर को भारतीय जो इतिहास है, भारत का जो प्री हिस्ट्री है, उसमें नहीं ऐड किया जाता था, क्योंकि प्रारंभ में उस तरह के रिसर्चेज नहीं हुए थे, उस तरह के हमें एविडेंस नहीं मिल रहे थे। इस कारण से विद्वान जो है सो मेसोलिथिक कल्चर की जो कह सकते हैं कि का जो रिलेवेंस है वो इंडिया में नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन जैसे जैसे न्यू रिसर्चेज हुए फिर मेसोलिथिक कल्चर को भी स्वीकार किया जाने लगा और अब हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि मेसोलिथिक कल्चर इंडिया में उपस्थित था। तथा साथ ही साथ फिर मेसोलिथिक कल्चर से न्यूलिथिक कल्चर में कैसे हम लोग मूव किए, उस समय का मानव मूव किया, फिर उसमें क्या क्या चेंजेज आए, कैसे वो फूड हंटर से फूड गैदरर से फिर आगे विकास करके फूड प्रोडक्शन की ओर वो आगे बढ़ा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख साइट्स होंगे जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये इस साइट्स के एविडेंस, उस साइट का लेयर क्या है, उस साइट्स में हमें किस तरह के एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, इसका प्राचीनतम प्रमाण कैसे हुआ, उस जैसे बुर्जहोम के बारे में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा साथ ही जो साउथ के नियोलिथिक है, ये जो आस माउंट्स है वहाँ के, उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। वो जैसे पिकली हल है, संगन कल्लू है, कंगन हल्ली है, इत्यादि जो साइट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको उसके हर एक बारीकियों को समझाने का भरपूर प्रयास हमारे कोर्स में किया जाएगा। इसके बाद जो इसका 5वां यूनिट है और उसके बाद हम लोग प्रोटो हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। जो प्रोटो हिस्ट्री होगा उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हड़प्पन कल्चर है उसके पूर्व भी हमारे भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पूर्व भी कुछ ऐसे रीजनल संस्कृतियां विकसित हो गई थी जो कह सकते हैं कि जो अपने आप में एक विशिष्ट थी। जैसे आमली कल्चर की चर्चा करेंगे, नाल कल्चर की चर्चा करेंगे, तथा साथ ही साथ हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पन कल्चर है और ये कल्चर है, क्या ये जो रीजनल कल्चर है वही ट्रांसफॉर्म होकर हड़प्पन कल्चर में समाहित हुई अथवा उनका अलग अस्तित्व था। इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जब हम हड़प्पन कल्चर में जाएंगे तो फिर हम उसके विकास को देखेंगे, उसके उत्थान को देखेंगे, उसके पीक को देखेंगे, उसके जो भी ट्रेड नेटवर्क्स हैं, उसके जो भी आइडियल साइट्स हैं, उसके एविडेंस हैं, उसकी बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे और आपके माइंड में पूरी क्लियरेंस देने की कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक से संबंधित।
और जब हड़प्पन कल्चर के बाद हम लोग देखेंगे, इसी यूनिट में इस बात की चर्चा की गई है कि हड़प्पन कल्चर के बाद कौन सारे किस तरह से उसका पतन होता है, और फिर हमें भारत के विभिन्न हिस्सों में कई सारे रीजनल कल्चर देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग चलकोलिथिक कल्चर में चर्चा करेंगे, कायथा कल्चर की, मालवा कल्चर की, सवालदा कल्चर की इत्यादि की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर हम बताएंगे कि उसकी क्या हड़प्पा से उनका कुछ कनेक्शन था अथवा ये हड़प्पा से पूरी तरीके से भिन्न थी, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब साथ ही में इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो कॉपर वुड्स हैं, ये काफी एक्साइटिंग रहता है विद्वानों के बीच में, और आप लोग भी जब इसे पढ़ेंगे तो काफी इंजॉय करेंगे कि जो कॉपर वुड कल्चर है, अभी तक इसकी क्रोनोलॉजी को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। हमेशा ये माना जाता है कि जो ओसीपी जो पॉटरीज है वही इससे संबंधित है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके एविडेंस किस तरीके से थोड़े से ताल में नहीं बैठते हैं। इस सब की हम लोग चर्चा करेंगे। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो काफी आप लोग इसे अच्छा फील करेंगे इसको पढ़ के। फिर जब हम आगे की जो यूनिट है, इसका जो यूनिट 6 है वो आयरन एज से रिलेटेड है। जैसे हम लोग हमेशा जो आयरन एज है वो माना जाता है कि ये जो कृषि क्रांति है, जो सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, इसका जो शहरीकरण है उसका ये अनुगामी सिद्ध होता है। इसका एक मेन फैक्टर सिद्ध होता है आयरन एज। फिर हम इसी के कह सकते हैं कि इसी के कारण हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य का विकास होता है, अथवा और भी जो हिस्ट्रिक एज शुरू होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आयरन एज इंडिया में स्टार्ट हो रहा है उसके प्रमुख साइट्स क्या हैं, उसके प्राचीनतम एविडेंस कहां से मिल रहे हैं। कुछ ऐसे अभी जो रिसर्चेज आ रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि जो आयरन एज है उसका डेटिंग 1800 बीसी तक जा रहा है, जो वर्ल्ड लेवल में कह सकते हैं कि प्राचीनतम जा रहा है। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो कह सकते हैं कि भारत में लोहे की प्राचीनता को सिद्ध कर रहे हैं। तो साथ ही साथ इसी यूनिट में हम लोग आगे देखेंगे कि जो पीजीडब्ल्यू कल्चर है, जो एनबीपीडब्ल्यू कल्चर है, वो क्या है, उसकी पॉटरीज क्या है, उसकी विशेषता क्या है। क्या एनबीपीडब्ल्यू जो पॉटरीज है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्या सिर्फ उत्तरी भारत में ही वो मिला है या दक्षिणी भारत में ही, उसके टर्मिनोलॉजी के पीछे का क्या लॉजिक है, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो ये हमारा यूनिट होगा, ये यूनिट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के डिस्कशन के साथ समाप्त होगा। जैसे कुछ साइट्स हैं, उज्जैनी है, राजघाट है, इसके अलावा अहिछत्रा है, आरकामेडू है, खैराडी है, इत्यादि जो इसके मुख्य जो साइट्स हैं इस कल्चर्स के, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग हिस्टोरिक एज में प्रवेश कर जाते हैं। इसके आगे का जो सिलेबस है वो यूजीसी ने जैसा डिजाइन किया है, इसमें हम लोगों को पैलियोग्राफी और एपिग्राफी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। ये हमेशा से स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या लिपि से संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे अथवा उसके कंटेंट से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमारी स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, प्रीतम सर है, वो अभी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जो आपके सारे जो भी समस्या होती है इसको लेकर वो अभी दूर करने का इस इंट्रोडक्टरी क्लास में प्रयास करेंगे। तो प्रीतम सर आइए, आपका स्वागत है इस इंट्रोडक्टरी क्लास में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, स्कॉलर्स क्लास में आपका स्वागत है। अब तक सत्यम सर ने आर्कियोलॉजी का जो सिलेबस है, जो प्री हिस्ट्री से लेके प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक जो एरा था, उसका डिस्कशन बहुत अच्छा, बहुत बारीकी से किए। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी है। मैं प्रीतम कुमार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा डिपार्टमेंट प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग है। मैंने दिसंबर 2022 में JRF क्वालिफाई किया है। और मेरा जो डिस्कशन आगे सिलेबस का जो डिस्कशन होगा वह एपिग्राफी और पैलियोग्राफी का होगा। और एपिग्राफी पैलियोग्राफी में सबसे पहले हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहेंगे, क्या एज ए सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एपिग्राफी किस प्रकार से अपना रोल निभाती है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम एज ए सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी को हम कंप्लीट पढ़ेंगे आगे के क्लास में। इसके बाद जब हम आगे का जो यूनिट टॉपिक है वो आता है ओरिजिन एंड एंटिक्विटी ऑफ राइटिंग इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम जो लिपि है उसकी ओरिजिन किस प्रकार से होती है, सबसे पहले हम देखते हैं चित्रात्मक, भावात्मक, उसके बाद भाव चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक क्रम में जो एक विकास यात्रा है लिपि की, उसकी हम चर्चा करेंगे। और जो साहित्य में और जो पुरातात्विक जो स्रोत के माध्यम से जो भारत में जो लेखन की प्राचीनता है उस पर भी हम लोग के द्वारा चर्चा किया जाएगा क्लास में। इसके बाद हम
सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें एक और पहलू है, जो लिपि, ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है, उसकी जो देशज और जो विदेशी जो भी मत हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। वो भी हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और आगे का जो टॉपिक डिजाइन किया गया है, वह सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वह अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख के माध्यम से हम अभिलेखों का राजनीतिक महत्व को हम समझ सकते हैं। क्या अगर अशोक के अभिलेख नहीं प्राप्त होते तो अशोक की जो जीवनी है, अशोक की जो एक उपलब्धि है, उससे हम अनभिज्ञ रह जाते। तो यह एक हम उसके स्रोत के रूप में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिलेख हमें अशोक के जो उपलब्धि है, उसकी जो तमाम प्रशासनिक और जो भी नीतियां हैं, वो हमें पता चलता है। इसके अलावा हम जो अशोक के अभिलेखों के जो प्रकार हैं, गुहा लेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, उसके बाद शिलालेख हो गए, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, उसके बाद कैपिटल जो पिलर हो गए, इस सब की भी हम चर्चा क्लास में करेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं सुंग काल के, सोम, कुषाण, सातवाहन के जो अभिलेख हैं, प्रतिनिधि अभिलेख हैं। इसके बाद हम खारवेल के अभिलेख को देखते हैं और नासिक के अभिलेख को देखते हैं। स्वात का जो इंस्क्रिप्शन है, बुद्ध जो कनिष्क का सारनाथ अभिलेख है, इन सब, इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसके बाद भीतरी अभिलेख है, इस सब की भी चर्चा, पुलकेशन द्वितीय का, ये सब जो आरंभ से लेके उसके बाद सोम, कुषाण, शक, सातवाहन, गुप्त से लेके पूर्व मध्यकाल के जो सब अभिलेख हैं, उसकी चर्चा हम इस रूप में करेंगे। कैसे उसके कंटेंट बदल रहे हैं, उपादान बदल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नई शामिल उसमें हो रही है, तो इस सब चीज़ की चर्चा हम इन सब अभिलेखों को पढ़ते हुए करेंगे। इसमें ये भी हम लोग को ध्यान देना होगा क्या जो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके लेखक क्या हैं, कौन है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, भौगोलिक जानकारी क्या है, इन सब को समेटते हुए हम एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी का टॉपिक कवर करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो स्पेशलाइज्ड जो पर्सन है, विद्वान है, उनकी कौन कौन सी बुक है, इन सब को भी हम ध्यान में देते हुए बहुत अच्छे ढंग से सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे की जो सिलेबस और जो टॉपिक है, उसकी चर्चा हमारे साथ अनुकृति मैम है, वो करेंगे। थैंक यू प्रीतम सर। जैसा कि प्रीतम सर ने आपको पेपर 2 के जो एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी का जो पार्ट था, उसके जो सिलेबस के बारे में सर ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपसे चर्चा की। तो मैं अब आपसे आर्कियोलॉजी के जो दूसरे यूनिट है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी, जो आर्कियोलॉजी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में देखने को मिलता है, वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो यूजीसी द्वारा जो डिज़ाइन सिलेबस है, वो उसके यूनिट 6 में डिस्क्राइब है। तो उसमें जो सब टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक के रूप में सबसे पहले आता है, वो है आर्किटेक्चर। उसका इंडियन हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमारी क्लास में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर में जो तमाम तरह के स्तूपास होते हैं, जो टेम्पल्स होते हैं, उन्हें भी हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। स्तूपों के बारे में अगर बात किया जाए तो वो नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, उनके बारे में हम बताएंगे। उनकी डेवलपमेंट क्या रही है, वो उनकी जो एक निर्माण प्रक्रिया रही है क्या है, तो हम उसे भी अपने क्लास में हम साथ में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो हम उसके ओरिजिन, डेवलपमेंट, इन सब को बहुत ही विस्तार से अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं, उनके जो आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं, जो कि नागर होते हैं, द्रविड़ शैली होती हैं, बेसर शैली होती हैं, भूमिज शैली होती है, तो इन्हें भी हम बहुत अच्छे से, मतलब अपनी क्लास में बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि उनका एक्सेंट कहाँ तक था, वो किस किस क्षेत्र में विस्तृत थे या किस किस क्षेत्र में उनकी अधिकता थी। तो हम इसे अपनी क्लास में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो आइकोनोग्राफी वाला जो पार्ट आता है, आर्ट एंड आइकोनोग्राफी,
उसमें भी जो स्कल्पचर आर्ट है कि कौन कौन सी मूर्तियाँ एंशियंट हिस्ट्री में बन रही हैं, तो उनको भी हम अपनी क्लास में बताएंगे, जिसमें आपको स्टोन की मूर्तियाँ हैं, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ हैं, इस तरह से तमाम तरह के मेटल्स की जो मूर्तियाँ एंशियंट हिस्ट्री में बन रही थी, हम उनको बताएंगे कि उनके क्या मतलब उनकी एंटिक्विटी क्या रही है, उनके डेवलपमेंट्स क्या रहे हैं, मौर्यन एज में किस तरह से रहे हैं, उसके बाद के पीरियड में किस तरह से रहे हैं, फिर गुप्ता पीरियड तक आते आते उनमें ऐसा कौन सा चेंज आ रहा है। तो हम इन सब को बहुत ही मतलब डिटेल में अपने क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ टेम्पल्स के जो प्रमाण है जो एंशियंट हिस्ट्री में एक रीजनल स्टाइल के रूप में देखने को मिलते हैं कि रीजनली वो फॉलो हो रहे हैं, वो टेम्पल्स बन रहे हैं, तो वो कैसे बन रहे हैं, चाहे वो चालुक्य को ले लिया जाए, चाहे वो पल्लव को ले लिया जाए, चाहे वो राष्ट्रकूटा टेम्पल्स को ले लिया जाए, तो इन सब की भी आपको चर्चा पूरी तरह से मिलेगी, एक एक मंदिर एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो हम इसे अपनी क्लास में इस तरह से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आइकोनोग्राफी के क्षेत्र में देखा जाए, जो उसके सब टॉपिक हैं यूनिट 6 के, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव और अगर जैन लॉर्ड में देखा जाए तो उसमें आते हैं आपके तीर्थंकरास आते हैं। इसके अलावा आपको महावीर, पार्श्वनाथ, इस तरह से जो तमाम तीर्थंकर की जो मूर्तियां मिलती हैं वो कहाँ मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, तो ये सब भी हम बताएंगे, क्योंकि इन सब से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि वो इस तरह की मूर्ति या ये स्पेसिफिक फीचर्स की मूर्ति किस क्षेत्र से मिली है। तो हम इसे आपको फैक्ट के साथ बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेराकोटा आर्ट्स के बारे में बात करें तो टेराकोटा आर्ट्स भी स्टार्टिंग से बन रहे हैं, मौर्यन पीरियड से बन रहे हैं और गुप्ता पीरियड तक चल रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एकदम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्लास में पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अगर हम पार्ट को देखें तो उसमें पेंटिंग्स आती है, रॉक पेंटिंग्स, जिसमें आपने नाम सुना होगा अजंता, बाघ, मुझे लगता है बाघ का आपने नाम नहीं सुना होगा। इसके अलावा सितनवासल, तो मतलब ये आपको मतलब स्पेशल रेफरेंस के साथ आपको यूजीसी के सिलेबस में देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आपको बताया जाएगा कि इसकी खोज किसने की है, या यहाँ पे ऐसे कौन से स्पेसिफिक आर्ट मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट है। तो इन सबको आपको हमारी क्लास में बखूबी बताया जाएगा। इसके अलावा आर्कियोलॉजी के अगर हम दूसरे सब पार्ट की बात करें तो वो है न्यूमिस्मेटिक्स। अब न्यूमिस्मेटिक्स को मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम हुए हैं, लास्ट टाइम अभी जो एग्जाम आपके हुए हैं, उसमें न्यूमिस्मेटिक्स के बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो स्टूडेंट्स का होता है कि वो एक सब पार्ट को मतलब इग्नोर कर देते हैं, बट अभी आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जेआरएफ चाहिए तो आपको उसके हर पार्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं न्यूमिस्मेटिक्स के सिलेबस पे आती हूँ तो न्यूमिस्मेटिक्स में सबसे पहले एक सब टॉपिक के रूप में देखने को मिलता है कि कॉइन्स एक का जो एक सोर्स के रूप में क्या इंपॉर्टेंस रहा है, वो किस तरीके से हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन में अपना रोल प्ले करता है, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी हिस्ट्री लिखने में, तो वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम अपनी क्लास में उसे हम साथ में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कॉइन्स हैं उनकी ओरिजिन कैसे हुई, उनकी एंटिक्विटी क्या रही है, ये भी हम अपनी क्लास में बताएंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अगर कोई कॉइन्स है, मतलब कॉइन्स का अगर ओरिजिन के बारे में बात होती है तो ऐसा आता है कि किस स्कॉलर ने बताया है कि कॉइन्स अपने देशी उत्पत्ति की है या विदेशी उत्पत्ति की है। तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जिन्हें हम क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो कॉइन्स की मेकिंग टेक्निक क्या रही है, सिल्वर के कॉइन्स कैसे बन रहे हैं, गोल्ड के कॉइन्स कैसे बन रहे हैं, अलॉय के कॉइन्स कैसे बन रहे हैं, तो हम उसके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की बात करेंगे कि वो पंचिंग टेक्निक से बन रहे हैं कि कास्टिंग टेक्निक से बन रहे हैं या डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक से बन रहे हैं। तो ये भी हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कॉइन्स है, तमाम तरह के जो कॉइन्स है जो अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं अपने एग्जिस्टेंस में और अपनी इंपॉर्टेंस रखे हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो हम उन्हें भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक स्पेशल रेफरेंस में आपको मिलता है पंचमांक कॉइन्स, कास्ट कॉइन्स, जनपदा कॉइन्स, ट्राइबल कॉइन्स, इंडो ग्रीक कॉइन्स, क्षत्रपा कॉइन्स, सातवाहना कॉइन्स, कुशाना कॉइन्स, गुप्ता कॉइन्स, रोमन कॉइन्स एंड अर्ली मेडिवल कॉइन्स। तो ये आपके स्पेशल रेफरेंस दिए हुए हैं, जिसको ये सब आपको यूजीसी के सिलेबस में आपको ये सारे कॉइन्स एक स्पेशल रेफरेंस के तहत दिए हुए हैं, जिन्हें हम कंप्लीटली फैक्ट के साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो
तो स्टूडेंट्स, ये हम आपको पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताए हैं कि कैसे कैसे यूजीसी द्वारा जो ये सिलेबस फ्रेम किया गया है वो किस तरीके से किया गया है और हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें कि हमारी क्लासेस रन किस तरीके से करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 टॉपिक आपके कवर होंगे, जिसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी, स्टूडेंट्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। हमारी जो टेक्निक्स होगी, जो ट्रिक्स होंगे, जो हम आपके साथ आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होगा ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर हमारी क्लासेस की, तो हमारी क्लासेस में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपको इस तरह से पीपीटी प्रोवाइड किए जाए, इस तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाए कि आपकी लर्निंग जो है वो क्लास में अधिक से अधिक हो सके। इसके लिए हम तमाम ट्रिक्स टेक्निक को यूज़ करेंगे, निमोनिक्स यूज़ करेंगे, ताकि बच्चों की जो एक होती है लर्निंग जो होती है, जो उन्हें बाद में रिविजन करना पड़ता है, वो आपको कम से कम करना पड़े। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन आपसे ये ज़रूर रखी जाएगी कि क्लासेस को आप देखें और कंसिस्टेंसी के साथ आप उसे रिविजन्स लें ताकि आपकी जो लर्निंग है वो अच्छे से एनहांस हो सके। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स हम आपको और बताएं कि हम आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो आपके लर्निंग को एनहांस करने में हेल्प करेगा, तो हम आपको PYQs प्रोवाइड करेंगे। जब भी हमारे सिलेबस कंप्लीट होंगे तो हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, PYQs प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप एग्जाम में जाके नर्वस बिल्कुल ना हो, आप अच्छे से क्वेश्चन को फेस करें, आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से आप सॉल्व करें। तो हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कोई क्लास में उन्हें कोई क्वेरीज आती है, तो वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछे हैं और आपको बाद में रिविजन्स के टाइम पे आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि स्कॉलर्स क्लासेस आपके लिए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो आपको लास्ट में कुछ डाउट्स क्लासेस भी रखे जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे फेस टू फेस बात करके अपनी कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सकें। तो आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, कंटेंट का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और हम आपको ये भी अश्योर करते हैं कि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो मोर देन एनफ होंगे। अगर आप चाहें, अगर आपको और भी नॉलेज इकट्ठी करनी है, तो आप कुछ बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, बट हम आपको इतना अश्योर करते हैं कि आपके लिए कंटेंट मोर देन एनफ होगा। लेकिन आप अपनी तरफ से भी पढ़ाई करते रहिएगा और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, वो है JRF। तो स्कॉलर्स क्लासेस आपके JRF के सफर में आपके साथ है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और 2 फेब से पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके क्लास में इनरोलमेंट लें और जल्द से जल्द अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि UGC नेट आर्कियोलॉजी 2024 का JRF आपका वेट कर रहा है। तो कम एंड जॉइन अस। थैंक यू।